आज का पाठ है वैदिक संस्कृति। आर्य शब्द वस्तुतः एक भाषा समूह को सूचित करता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े माने जाते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ ज़ेंदावस्ता से मिलती है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्रा, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र शब्द सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से इन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये थे अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामिणी ग्राम का प्रधान होता था। विष कई गांवों का समूह था। इसका प्रधान विषपति कहलाता था। अनेक विषों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, फिर भी राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी, जो अपने राजा को चुनती थी। राजा को कबीले का संरक्षक यानी गोप्ता जनस्य कहा गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, दी तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन परिषदें विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा एवं वित्त में भाग लेती थीं। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। भरत और त्रित्सु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों के संपर्क में थे। ऋग्वेद में सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्रायः पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राजपति गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलप परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विद्य तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विद्य में भाग लेती थी। विद्य यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। सभा यह वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था तथा उसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी।
ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्य लोग गौर वर्ण के थे। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख धार्मिक आंदोलन।